बिहार में अब नहीं बचेंगे क्रिमिनल। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। अपराध करने पर होगा सीधा एनकाउंटर। बिहार में दिखने लगा ऑपरेशन लंगड़ा का असर। 3 दिन में 5 एनकाउंटर। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज बात करेंगे बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की, जिसने अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से बिहार में बढ़ते अपराध ने ना सिर्फ खाकी को चुनौती दी है, बल्कि सवाल ये उठ रहा था कि क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। लेकिन अब बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्ज पर यहां भी ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया। आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों को बिल में छुपने पर मजबूर कर दिया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कहां-कहां पर अपराधियों को ढेर किया। साथ ही इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को साइबर अरेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि साइबर ठग कैसे बिजली का बिल भरने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ महीनों से अपराध के बढ़ते ग्राफ ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया था। राजधानी पटना से लेकर अलग अलग जिलों में बढ़ते अपराध ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और ऐसे में पुलिस ने अपने इकबाल को बनाए रखने और राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया, जिसके बाद इसका असर देखने को भी मिला। पिछले 1 हफ्ते के अंदर बिहार पुलिस ने 5 लोगों का एनकाउंटर किया, जिसके बाद अब अपराधियों में एक बार फिर से बिहार पुलिस का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध और बेखौफ अपराधियों ने पिछले कुछ दिनों में जो तांडव मचाया, उसने न सिर्फ प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए, बल्कि अपराधियों के बढ़ते उत्पात ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। खाकी पर उठते सवालों के बीच अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। किसी ने भी अगर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता है, तो सिचुएशन बनता है तो उसमें मुठभेड़ होती है। जैसे अपराधी, आप जानते हैं कि सब अपराधी हथियार रखते हैं, और जब वो पकड़ने की उनको नौबत आती है, पकड़ाने की नौबत आती है, तो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में गोली चलाते हैं, फिर पुलिस भी गोली चलाती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राजधानी पटना हो या फिर दूसरे जिले, लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब बिहार में अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगेगा। अगर अपराधी कानून व्यवस्था खराब करेंगे तो उन्हीं की जुबान में जवाब भी दिया जाएगा। बिहार के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर अपराधी चुनौती देंगे तो उनका सीधा एनकाउंटर होगा। जारी रखने का ऐसा कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं हो। जब सिचुएशन जहाँ पे भी बनेगा वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। यदि अपराधी रिएक्ट करेंगे तो पुलिस रिएक्ट करेगी। जिस तरह से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, अपराध करने पर एनकाउंटर किया जा रहा है, अब बिहार पुलिस ने वही रास्ता अपनाया है। साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर होगा। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा का असर अब दिखने भी लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को न सिर्फ छूट दी है, बल्कि सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराध पर लगाम लगाना ही होगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में 5 एनकाउंटर कर पुलिस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि गुंडागर्दी का जवाब गोली से मिलेगा।
अब जरा ये भी जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में कब और कहां एनकाउंटर हुए हैं। 14 जून को पटना में मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार के पैर में गोली मारी गई। 13 जून को दानापुर में इनामी बदमाश विवेक कुमार का एनकाउंटर हुआ। 13 जून को ही मुजफ्फरपुर में राहुल कुमार उर्फ राइडर को गोली मारी गई। 12 जून को वैशाली में अपराधी राजीव माली का एनकाउंटर हुआ। 12 जून को ही पटना में अपराधी इशू के पैर में गोली मारी गई। पुलिस के एक्शन में आते ही अपराधियों में खौफ पैदा हो गया है। जहां अपराधी कुछ दिन पहले पटना में हथियार लहराते दिख रहे थे, अब अपने अपने घरों में दुबके दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की है। उनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को खुली छूट देकर और जिस तरह से पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अंजाम दे रही है, एक बात तो साफ है कि बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं। बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है, कोई भी अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। बिहार पुलिस अपने संसाधनों और उपलब्ध बलों के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे हो। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन अपराधियों पर लगाम कस रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपराध के आंकड़े दिखाकर सरकार को घेर रहा है। बिहार में शासन और प्रशासन के मनोबल को कमजोर करने का सत्ता के माध्यम से प्रयास चल रहा है और सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी का डर नहीं, न सरकार का न पुलिस का। जिस तरह से आपराधिक आंकड़े जारी हो रहे हैं, क्या पुलिस इसे सॉल्व करने के आंकड़ों को भी जारी कर दे कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए प्रशासन अपराधियों का एनकाउंटर कर रहा है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी घमासान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने जिस तरह से अपनी कार्यशैली में बदलाव किया है, उसके बाद अब साफ है कि बिहार में अपराध करके बचना आसान नहीं है। पटना से संवाददाता रविएस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ते साइबर अपराध की, जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। ये साइबर ठग हर बार लोगों को ठगने के नए नए तरीके निकाल लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर ठग अब अपने लिए लोगों को बिजली का बिल भरने के नाम पर ठगी का शिकार अपना बना लेते हैं। तो अगर आप भी अपने फोन से बिजली का बिल भरते हैं तो इस रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिजली का बिल भरने के नाम पर साइबर ठगों ने जमुई के एक रिटायर्ड वन विभाग के कर्मचारी को ऐसा चूना लगाया कि उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लुट गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग। एक कॉल, एक गलती और लुट गई जमा पूंजी। रिटायर्ड वन विभाग के अधिकारी से साइबर ठगी। बिहार में बढ़ते हुए साइबर अपराध से न सिर्फ आम जनता बल्कि नेता, पुलिस अफसर से लेकर हर एक वर्ग परेशान है। साइबर अपराधी हर बार अलग अलग तरीके से लोगों को निशाना बनाते हैं। इनके साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार कार्रवाई के बावजूद ये लोग न सिर्फ आम पब्लिक बल्कि खास लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है बिहार के जमुई से, जहां वन विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 9,45,000 से ज्यादा की रकम खाते से उड़ा लिए। तो फिर वीडियो कॉल किया तो हम वीडियो कॉल किया, फटाफट काट दिया। 2-3 बार मैं काटे वीडियो कॉल करे हुए। उसके बाद फिर हम बेटा को फोन किए। इस बीच में वो वही क्या एयरपोर्ट क्या थोड़ा सा उससे साझा आ भी गए। ये घटना 31 मई की, जब साइबर अपराधियों ने बिजली विभाग का अधिकारी बनकर गोपाल शरण सिंह को फोन किया और बिजली का बिल भरने के नाम पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया
और फिर थोड़े थोड़े करके 9,45,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। तो बोला कि देखिए तो बैलेंस देख लीजिए। तो जब बैलेंस देखे तो उसमें पैसा ही नहीं था, तो पैसा निकल चुका था। कितना पैसा निकाल लिया? पैसा उसमें निकाला 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 3 दिन में। हाँ 7 तारीख को निकाला है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके 1000 2000 ऐसे करके। पीड़ित वन विभाग के अधिकारी को ठगी का पता तब चला जब उन्होंने बिजली के बिल का भुगतान करने के बाद अपना बैलेंस चेक किया। उनके अकाउंट से सारे पैसे गायब थे। पहला दिन थोड़ा छोटा अमाउंट निकाला, उसके बाद कुछ बड़ा निकाला। 8 तारीख को तो बड़ा बड़ा निकाला 13 बार। कुल कितना पैसा निकाल लिया? कुल निकाल लिया 9,40,000 45,400 कुछ रुपया। पीड़ित गोपाल शरण सिंह ने मामले की शिकायत जमुई साइबर थाने में दर्ज कराई। उन्होंने ये बताया कि वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके खाते में पेंशन की राशि जमा थी। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने ये कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है और इतनी बड़ी राशि की ठगी उनके लिए भारी संकट है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना की टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। हालांकि ये मामला पहला नहीं है जब साइबर अपराधियों ने ठगी की हो। इससे पहले मोतिहारी में रिटायर्ड कृषि कर्मी दिलीप कुमार और उनकी पत्नी गीता को उनके पैन कार्ड का दुरुपयोग होने का हवाला देते हुए गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठग ने डिजिटल अरेस्ट करके 56,80,000 रुपए ठग लिए। घटना को लेकर दिलीप कुमार ने 2 फरवरी 2025 को साइबर थाने में FIR दर्ज करवाई थी और कहा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं, आप पर वारंट इशू है। इस तरह करके हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट करने के बाद 10 दिनों तक उन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा और उसके बाद जो सो विभिन्न बैंकों में जा कर के RTGS करने के लिए उन्होंने आदेश किया। उन्होंने CBI का कोर्ट लगाया, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट लगाया। अब बाज़ाब्ते हियरिंग होती थी वहाँ, तब मुझे आदेश मिलता था उस अनुरूप कार्य करने के लिए। हालांकि पुलिस ने मामले में आकाश नाम के आरोपी को दबोच लिया था। SP स्वर्ण प्रभात ने साइबर थाने को इस तरह की मामले की पूरी जानकारी रखने की सुझाव दी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि साइबर ठग का निशाना आजकल व्यापारी और रिटायर्ड अधिकारी हैं, इसीलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर थाना में एक डिजिटल अरेस्ट का केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 56 लाख रुपए का अवैध वसूली की गई थी और इसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए साइबर DSP को निर्देशित किया गया था कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें और इस कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिलते हुए इस घटना का जो मास्टरमाइंड है आकाश मुखर्जी, उसको कटिहार जिला से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और पूछताछ में और अग्रतर अनुसंधान में पता चला कि आकाश मुखर्जी के ऊपर पहले से भी करीब 21 कंप्लेन जो है साइबर अपराध के दर्ज हैं और इसके रैकेट में करीब 10 से भी ज़्यादा लोग जो है कार्य कर रहे हैं। देश भर में बढ़ते हुए साइबर अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक होना। ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर साइबर अरेस्ट कैसे करते हैं। कानून का डर दिखाते हैं ठग। जानी मानी कंपनियों के नाम पर मेल भेजते हैं, फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज और लिंक्स भेजते हैं, रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज आपको भेजते हैं। सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से ठगी होती है। लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का भी मैसेज आपको भेजते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के स्कैम के नाम पर आपको फर्जी सामान भेजते हैं। बिना डॉक्यूमेंट लोन का झांसा देते हैं। KYC के नाम पर ठगी करते हैं। प्राकृतिक आपदा के नाम पर भी ठगी करते हैं। लड़की की मदद से बदनामी की धमकी देकर आपसे ठगी करते हैं। पिछले कुछ सालों में साइबर ठगी का मामला तेजी से बढ़ा है। ऐसे में आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचेंगे। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हर सबूत को एकत्रित करके रखें। ठगी होने के 3 घंटे के भीतर शिकायत करें। साइबर क्राइम की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें। मोबाइल में अनजाने लिंक पर आप क्लिक ना करें। अनजान या अज्ञात स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड ना करें। साइबर ठगों के फोन आने पर घबराने के बजाय आपको सतर्क रहना है। अनजान कॉल को ब्लॉक कर दें या फिर फोन कर दें। पिछले कुछ महीने में बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं लगातार
बढ़ी हैं और इस साइबर ठगी में फंसने वालों में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि नेता, पुलिस और रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। जबकि पुलिस ने यह बताया कि कुछ जिलों में साइबर अपराधी काफी ज्यादा सक्रिय हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की। देखिए, इस हादसे में इकलौते जिंदा बचे शख्स विश्वास कुमार रमेश की चर्चा चारों तरफ हो रही है। आखिर इतने बड़े हादसे में वो मौत को मात देकर जिंदा कैसे बच गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास कुमार से हॉस्पिटल में पहुंचकर मुलाकात की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे के दिन 12 जून को विश्वास कुमार से हॉस्पिटल में मुलाकात की। क्या प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन में ऐसी कौन सी सीट है जो सबसे सुरक्षित होती है और कौन सी सबसे ज्यादा जोखिम वाली होती है? अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के सबसे भयानक प्लेन क्रैश के बाद ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन में विदेशी नागरिकों समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश कुमार विश्वास इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें मौत छूकर निकल गई। वो विमान के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए। वो प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे। रमेश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन के गैटविक जाने के लिए रनवे पर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी वक्त प्लेन के अंदर 230 पैसेंजर अपनी सीट्स पर 10 घंटे लंबे इस सफर के लिए बैठ चुके थे। इसी प्लेन में सवार थे ब्रिटिश सिटीजन रमेश विश्वास कुमार। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। और चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।